जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका देवसर जीएस अयोध्या चैनल पे स्वागत है। एक नए जुनून, नए उत्साह और एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसे हम लोग बहुत कठिन मानते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम उस अर्थव्यवस्था को एक सरल भाषा में, एक सरल तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। इसमें आपको इतने सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको तनाव महसूस ना हो। आइए, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने से पहले आप ये जान लीजिए, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं वो देश कितनी चुनौतियों से गुजरा हुआ है आज तक, वर्तमान समय तक। हम तो 1947 से लेके 2023 तक की बीच की कुछ प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके परीक्षा से, उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। जैसे कि आपको पता है कि सन 1947 में हम अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद होते हैं। जैसे हम आज़ाद होते हैं, उस समय वैश्विक स्तर यानी पूरे विश्व के देशों में दो गुट थे। उनसे एक पश्चिमी गुट था और दूसरा था पूर्वी गुट। आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं, यह गुट जो है, जो था, एक था पश्चिमी गुट, दूसरा है पूर्वी गुट। जब भारत आज़ाद होता है सन 1947 में, पश्चिमी गुट के देश और पूर्वी गुट के देश भारत के पास आते हैं और इनसे ये कहते हैं कि या तो आप पूर्वी गुट में शामिल हो जाइए या तो आप पश्चिमी गुट में शामिल हो जाइए। तो भारत चूंकि अभी 200 साल की गुलामी के बाद किसी तरीके से आज़ाद ही हुआ था, तो फिर से वो क्या किसी और की जंजीरों में जकड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाना वो ज़्यादा बेहतर समझता है। सन 1947 में सन 1947 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम आपसे, कोई पूछता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, जो हम रट लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है, तो उसके पीछे का आज हम लोग इतिहास जानेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या था कि जो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। आइए पहले हम इतिहास को जानते हैं। इतिहास को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग अपने परीक्षा के लिहाज से जो हम पढ़ते हैं वो होता है अर्थव्यवस्था, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप में क्या है? पूर्ण शब्द नहीं है। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो शब्द है, वो शब्द अपने आप में क्या है? अधूरा है। अधूरा का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, तो कैसे आपको ये पता चलेगा कि ये किसकी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है? यानी इस शब्द के पहले किसी क्षेत्र का, किसी समाज का, किसी राज्य का, किसी देश का या कोई वैश्विक स्तर की बात किया जाएगा, तब हम सटीक तरीके से बता सकते हैं कि हम किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तब ये निश्चित हो जाता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात
कर रहे हैं, या किसी घर की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तब उसके घर का नाम लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, या किसी राज्य की या किसी अन्य देश की हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उससे पहले उस क्षेत्र, उस समाज, उस गांव या उस देश का या वैश्विक स्तर की बात अगर हम करेंगे तब ये क्लियर होगा कि हम किस अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसके आगे लिख देते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये क्लियर हो गया कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बातें करने वाले। अर्थशास्त्र क्या है कि अर्थशास्त्र हम जो व्यक्ति पीएचडी वगैरह करते हैं या उसमें मास्टर डिग्री लेते हैं तो उनको अर्थशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम चूंकि कंपटीशन के लिहाज से आप लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं उसमें हम सिर्फ आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की ही बात करेंगे। अगर हम अर्थशास्त्र के जनक की बात करें एडम स्मिथ, वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी पुस्तक का नाम। अर्थशास्त्र के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसमें जनक कौन है अर्थशास्त्र के? एडम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के शास्त्री थे। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, शेप का सिद्धांत। यानी अगर आपको किसी भी परीक्षा में अगर आपसे ये कहा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे? एडम स्मिथ हैं। उसके बाद आपको ये कहा जाए ये किस देश के निवासी थे तो आप बताएंगे या स्कॉटलैंड के थे और वहीं के ये अर्थशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस है। उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया था हस्तक्षेप का सिद्धांत। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं अर्थशास्त्र की। अब आइए हम चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की तरफ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इतिहास रहा है कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। आज के वर्तमान समय तक हम सारी घटनाओं को आपसे चर्चा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपको पता है कि भारत सन 1947 में आज़ाद होता है। उस समय हमने आपसे बताया कि पूरी पृथ्वी जो थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। वो हिस्सा कौन सा था? वो हिस्सा था पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र का जो नेतृत्व करता था वो था यूएसए। पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व करता कौन था? यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो पूर्वी गुट था, पूर्वी गुट का नेतृत्व करता कौन था? सोवियत संघ। इसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्थापना इसकी कब होती है? 1922 में। चूंकि भारत आज़ाद हुआ तो भारत के ऊपर इन दोनों गुटों का दबाव या प्रेशर था कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाइए, आप हमारे गुट में शामिल हो जाइए। तो भारत अभी भी 200 साल की गुलामी से इतना डरा हुआ था, वो ना तो पूर्वी गुट में ना तो पश्चिमी गुट में शामिल होने का निर्णय लेता है। इस तरीके से वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक नया कॉन्सेप्ट जो 1929 में वैश्विक महामंदी के दौरान अपनाया गया था, अर्थव्यवस्था का नया स्वरूप जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, वो था क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी अर्थव्यवस्था के प्रकार को चुन के भारतीय अर्थव्यवस्था अपना विकास करता है।
लेकिन हम पहले यह जानने का प्रयास करते हैं जो पूर्वी गुट था वो किस अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेकर चल रहा था, वो था समाजवाद। और जो पश्चिमी गुट का नेतृत्व करता था वो किस वाद को लेकर चल रहा था, वो था पूंजीवाद। अब अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं समाजवाद अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार है और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार है, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं इसकी परिभाषा के माध्यम। सबसे पहले आप यह जानने का प्रयास कीजिए कि वाद का मतलब ये होता है कि विचार। किसी शब्द के पीछे अगर वाद शब्द जुड़ जाए तो वो समझ लीजिए किसी विचारधारा से प्रभावित है। जैसे गांधीवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक विचारधारा है। वो भी ये भी एक क्या है, अर्थव्यवस्था की एक विचारधारा है जिसे हम पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। आइए पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पूंजीवाद की परिभाषा क्या है, कि या इससे एग्जाम्पल वाले कंट्री कौन कौन से हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। पूंजीवाद की परिभाषा है जब किसी राज्य, पब्लिक, देश का विकास की तरीके से निजी के माध्यम से होता है तो उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था का स्वरूप आपके परीक्षा में जो सवाल पूछा जाएगा, किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। जैसे आपको ये कहा जाए कि अमेरिका इस समय कौन सी अर्थव्यवस्था का प्रकार वाला देश है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पूंजीवाद, क्योंकि अमेरिका में जो विकास हो रहा है, जो विकास का संसाधन चुना गया है, वो पूरी तरीके से किस माध्यम से चुना गया है? यहाँ पे आप देखिए, निजी व्यक्तियों के माध्यम से ही अमेरिका का विकास हो रहा है। या बहुत सारे कंट्री हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार वाले देश हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार की मतलब एग्जाम्पल वाले देश कौन से हैं, तो उसमें अगर आपको पता रहेगा कि हाँ ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश की परिभाषा वाले क्या हैं, राज्य हैं या देश हैं, तभी आप सही तरीके से उन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ देशों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जापान एवं सिंगापुर। क्या है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप वाले एग्जाम्पल वाले देश हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप वाले देशों पे आप टिक कीजिए या सही उत्तर कौन सा है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे दे, भारत दे दे, चीन दे दे, रूस दे दे, उसी में मान लीजिए इन चारों में से कोई एक नाम दे दे, तभी आपको सही तरीके से पता चल पाएगा कि हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश वाले
मतलब कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, तो वो आप सही तरीके से तभी टिक कर सकते हैं। लेकिन जो दो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं, जैसे कि समाजवाद और मिश्रितवाद, जब दोनों को इन दोनों लोग को और अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप अच्छे तरीके से इन इन अर्थव्यवस्थाओं को प्रकार को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए हम दूसरे जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है यानी समाजवाद, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। समाजवाद क्या है? जब किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास पूरी तरीके से सरकार के माध्यम से हो तो वो अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन सा होगा? वो होगा समाजवाद। यानी इसकी परिभाषा, जब किसी भी देश का विकास पूरी तरीके से सरकार माध्यम से होता है तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश कहते हैं। यानी कि इससे पहले हमने आपसे बताया कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के स्वरूप में जब किसी भी अर्थव्यवस्था का या किसी भी देश या किसी भी समाज या किसी भी राज्य का विकास पूरी तरीके से निजी व्यक्तियों के माध्यम से होगा, उसे हम कहेंगे पूंजीवाद। ठीक उसी का अपोजिट क्या है? समाजवाद। समाजवाद में क्या है? जब किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास पूरी तरीके से सरकार के माध्यम से हो तब उसे हम कहेंगे समाजवाद। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल में कुछ देशों के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया, कोरिया। ये क्या है? ये है समाजवाद की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल वाले कुछ देश हैं। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप पे, यानी जो अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार 1929 में आता है उस पे हम बताते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाने के पीछे कारण क्या था। जैसे कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार में सबसे पहले आता है क्या? पूंजीवाद। पूंजीवाद में पूरी तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था या देश या समाज का विकास जब निजी व्यक्तियों के माध्यम से छोड़ दिया जाएगा, निजी व्यक्तियों के हाथ में छोड़ दिया जाएगा, तो संभावना ये बन सकती है या तो उस देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा या तो उस देश का विकास कहीं ना कहीं असमानताओं के उसमें घिर जाएगा। यानी कुछ उसमें क्या देखा गया? कुछ व्यक्तियों का विकास तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, लेकिन कुछ व्यक्तियों का विकास पूरी तरीके से रुक गया था, यानी वो गरीबों के चपेट में आ गए थे। इसी को दूर करने के लिए उसके अपोजिट में जो अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार आया वो आया समाजवाद। जो उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया वो आया समाजवाद। समाजवाद में ये महसूस किया गया कि जब कुछ व्यक्तियों के माध्यम से यानी सरकार के माध्यम से देश या समाज का विकास होगा तो सभी लोगों को संसाधन दे दिए जाएंगे जिससे गरीबी नहीं रहेगी उस देश में। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जरूरी ये नहीं है कि जो कुछ व्यक्तियों के माध्यम से किसी देश या समाज का विकास हो रहा है वो पूरी तरीके से ईमानदार हो। तो कुछ देशों में ये भी देखा गया कि जिनको सरकार का रूप बनाया गया वो इतने ज़्यादा क्या बन गए? तानाशाही के रूप में आ गए। वो भी अर्थव्यवस्था का प्रकार पूरी तरीके से नहीं चल पाया। आगे उसके पीछे
फिर जो 1929 में वैश्विक महामंदी आई, तो उसमें पूंजीवाद समाजवाद दोनों तरीके से क्या टूट जाते हैं। तो एक नई अर्थव्यवस्था का जो प्रकार आया 1929 में, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम जानते हैं, यानी मिश्रित व्यवस्था। परिभाषा जो है, जब किसी भी का अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सरकारी दोनों माध्यम से किया जाता है, से हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रूस हो गया, भारत हो गया, तो स्वीडन। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रकार वाले देशों के एग्जाम्पल में आप किसको ले सकते हैं? फ्रांस को ले सकते हैं, भारत को ले सकते हैं, स्वीडन को ले सकते हैं। जब 1929 की वैश्विक महामंदी आई, तो उस समय सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा था? वो था फ्रांस। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो होगा फ्रांस। ठीक, तो इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो ये भी समझ गए होंगे कि भारत जो था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाता है, क्योंकि उस समय भारत क्या था कि अभी अंग्रेजों की गुलामी से किसी तरीके से आज़ाद हुआ था। तो वो तो ना तो देश के विकास के लिए पूरी तरीके से सरकार को सौंप सकती थी, ना तो निजी व्यक्तियों को सौंप सकती थी। वो जो अपना माध्यम चुनता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही सही सटीक था भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। इसके पीछे के जो कारण हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों चुनता है या मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्यों है, ये आप बहुत भली भांति तरीके से समझ गए। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि 1947 से 1991 तक 1947 से लेके 1991 तक भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में जिस अर्थव्यवस्था के प्रकार को लेके चलता है, यानी विकास करता है, वो पूरी तरीके से किस माध्यम से? समाजवाद के माध्यम से ही। यानी उसका झुकाव जो था वो कहने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, लेकिन झुकाव किसकी तरफ था? झुकाव वो था किसके तरफ? वो झुकाव था समाजवाद की तरफ। क्या कारण रहे हैं 1947 से लेके 1991 तक, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से 1991 तक आते आते टूट जाती है, यहाँ तक दिवालियेपन के कगार पे आके खड़ा हो जाता है हमारा अपना भारत, खुद का भारत। उसके बाद एक हफ्ते का केवल रेमिटेंस बचा हुआ था हमारे भारतीय चलाने के लिए, यानी एक हफ्ते का ही हमारे पास पैसा बचा हुआ था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकता है। उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, इन दोनों व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारिए, अपने भारत को बचाइए, नहीं तो भारत क्या हो जाएगा? भारत फिर से दिवालिया हो जाएगा या भारत फिर से किसी के गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाएगा। इसके लिए उस समय के प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जाती है। उसके लिए वो कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके।
लेकिन इनके बीच की क्या कंडीशन रही है, क्या चुनौतियां रही हैं, किन कारण से भारत 1991 तक आते आते पूरी तरीके से टूट जाता है, उसके पीछे के कारणों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चुनौती ये थी, जैसे 1947 से हमारा भारत धीरे धीरे स्थिति सुधार ही कर रहा था। 1962 में हमें एक युद्ध लड़ना पड़ता है, किसके साथ? भारत चीन के साथ। ठीक इसी की मजबूरी का फायदा उठा के 3 वर्ष बाद हमारे ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भी युद्ध किया जाता है। हालांकि उस युद्ध में भारत की जीत होती है, लेकिन जब किसी भी देश के द्वारा कोई युद्ध लड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा मानवीय क्षति और आर्थिक संसाधनों का नुकसान होता है। ठीक, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद 1971 में क्या हो जाता है, फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। तमाम सूखे की वजह से या यहाँ पे और कुछ चुनौतियाँ थी जो उस समय की हमारे यहाँ की नौकरशाही थी, जिसे हम आज डीएम एसडीएम के रूप में जानते हैं। उस समय उनकी नौकरशाही इतने चरम सीमा पे थी कि वो कोई भी भारत में आर्थिक नियोजन की बात हो या नौकरियों में बात हो तो उसमें वो किसको शामिल करते थे? अपने सगे संबंधियों को, यानी भाई भतीजावाद भी उस समय बड़े पैमाने पे था, जिसके कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो जाती है, पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन 1991 से 2023 तक के बीच की जो प्रमुख चीज़ें हैं, कहाँ तक आज हमारा भारत पहुंचा है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। यानी 1991 तक आते आते स्थिति हमारे पास जो 7 अरब डॉलर पैसा था, वो केवल 1 सप्ते का रेमिटेंस था। कितने दिनों का? 1 सप्ताह का। यानी कि जो हम आवश्यक वस्तुएं भारत के लिए आयात कर सकते थे, वो मात्र 1 सप्ते के लिए ही चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री उस समय के और केंद्रीय वित्त मंत्री जाते हैं आईएमएफ और विश्व बैंक के बाद, जो वैश्विक स्तर पे क्या है, सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमको ऋण दे दीजिए, हमें अपनी भारत की स्थिति या भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना है। उस समय जो आईएमएफ और विश्व बैंक था, वो भारत की तरफ ही नजरें गड़ाए हुए बैठा था कि कब भारत आए और कब इसको हम सुधारने का प्रयास करें या इसकी मजबूरियों का फायदा उठाने का प्रयास करें। जब भारत जाता है वहाँ पे ऋण लेने के लिए, तो उसको क्या करता है, उसको 3 शर्तें देता है, 3 कंडीशन देता है और ये बोलता है कि अगर आप हमारी 3 कंडीशन मानेंगे तभी हम आपको ऋण देंगे, अदरवाइज हम आपको ऋण नहीं देंगे। तो बोलता है ठीक है, अब हमें किसी तरीके से अपने देश को बचाना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो आप जो कंडीशन देना हो दे दीजिए, लेकिन हमको ऋण की आवश्यकता है, आप ऋण हमको दे दीजिए। तो आइए हम उन 3 शर्तों की बात करते हैं जो शर्त दिया गया था आईएमएफ और विश्व बैंक के द्वारा। क्या थी वो शर्तें, वो भी हम जानने का प्रयास कर। वो 3 शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त जो दी गई थी वो है उदारीकरण की। दूसरी शर्त थी निजीकरण की। तीसरी शर्त थी वैश्वीकरण की। उदारीकरण का मतलब यह है कि इसी को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हम लोग कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह है, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन और पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं को, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं, कई बार आपके परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में कई तरीके से पूछा गया है कि भारत में उदारीकरण की व्यवस्था कब आई, निजीकरण की व्यवस्था कब आई, वैश्वीकरण की व्यवस्था कब आई, या एलपीजी रिफॉर्म कब आया, या राव मनमोहन मॉडल कब आया, या नई आर्थिक नीति कब आई, या सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ठीक है ना, या एक ध्रुवीय संकल्पना की अवधारणा कब आई। ये सब का उत्तर क्या है? ये सब का उत्तर है हमारा 1900। तीनों शब्दों का हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों शब्दों का मतलब क्या है,
यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो देख के जो भी इसमें सुधार करने की संभावना है, जो भी आपको सुझाव देना है, आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे और बेहतर तरीके से अगर आपका सुझाव हमको मिलता रहेगा, और बेहतर तरीके से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग और आसान तरीके से बनाने का प्रयास कर सकें। तो जो भी सुधार होने की संभावना है वो आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। जय हिंद।